Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। आज की क्लास में हम 7th क्लास का 9th चैप्टर यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए जो नोट्स हैं वो आपके NCERT के बुक्स के नोट्स हैं। हिस्ट्री की क्लास आपकी चल रही है जिसमें 9th चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे 7th क्लास का। इसके अलावा देखिए जो 6th क्लास है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है हिस्ट्री NCERT के नोट्स की। तो ये क्लासेस भी आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए आज जो आपकी क्लास यहाँ पर होने वाली है वो है 9th चैप्टर, जो क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी होने वाली है, तो इसीलिए देखिए एंड तक क्लास को देखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब मैंने आपको यहाँ पर कवर कराए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है क्षेत्रीय संस्कृतियाँ। तो देखिए क्षेत्रीय संस्कृतियों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आम तौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल तथा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है। देखिए अगर क्षेत्रीय संस्कृति की हम बात करें तो हम लोगों को किस तरीके से पहचानते हैं, उनकी भाषा के अकॉर्डिंग। अगर उनकी भाषा क्या है, तमिल है या फिर उड़िया है, तो वो कहाँ के रहने वाले होंगे, तो देखिए तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता होगा। इसके अलावा देखिए इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। देखिए जो भोजन होता है, वस्त्र होते हैं, वो भी हमें क्या करते हैं, लोगों की क्षेत्रीय संस्कृति को बताते हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से एक दूसरे को संपन्न बनाया है। देखिए जब हम क्या करते हैं, अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान करते हैं। देखिए जैसे भोजन है, मान लीजिए भोजन है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए आपने मोमोज़ देखे होंगे, सब जगह मिलते हैं आज के टाइम पर, लेकिन ये क्या है, साउथ इंडियन फूड है। इसका मतलब हम क्या करते हैं, भोजन से भी हम पहचान जाते हैं कि ये भोजन कहाँ का है। ठीक है, इडली सांभर है, सब जगह चलता है, लेकिन मेन कहाँ का है, साउथ इंडियन फूड है। तो इसलिए ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हमें क्या करती हैं, किसी एक जगह की संस्कृति को बताती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चेर और मलयालम भाषा का विकास। अब देखिए महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। देखिए जो महोदयपुरम है, महोदयपुरम जो है वो किसका, चेर राज्य का था। अब देखिए जो महोदयपुरम है ये कहाँ पर है, तो ये आज के केरल में है। कहाँ पर है, आज के केरल राज्य में है। 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। देखिए यहाँ पर कौन सी भाषा की बात हो रही है, मलयालम की बात हो रही है। तो मलयालम कहाँ पर, महोदयपुरम में बोली जाती थी, जो कहाँ पर है, केरल में है। मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। अब देखिए इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती थी, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। देखिए क्या बोला गया है कि जो मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ हैं वो किस भाषा में थी, तो देखिए वो संस्कृत की ऋणी। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो मलयालम भाषा, ये भाषाएं आई हैं, इनका जो विस्तार हुआ है वो कौन सी भाषा से हुआ है, तो संस्कृत भाषा से हुआ है। 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। देखिए एक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, लीला तिलकम, जो कौन सी भाषा में लिखा गया, कौन से शैली में लिखा गया है, तो देखिए मणि प्रवालम शैली में लिखा गया। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन सीटेट आपसे पूछ लेता है कि लीला तिलकम जो एक व्याकरण तथा काव्य शास्त्र है वो कौन सी शैली में लिखा गया है, तो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है जो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, हीरा और मूंगा। क्या होता है, हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। देखिए जो सीटेट है वो इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आपसे अभिकथन के तौर पर पूछ सकते हैं, पॉइंट्स के थ्रू पे पूछ सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपको जो 3-4 पॉइंट्स वो दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि इस विषय में कौन सा पॉइंट आपका सही है या कौन सा पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए सीटेट के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। देखिए जगन्नाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, जो कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो पूरी उड़ीसा में, देखिए पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। किस चीज़ का? विष्णु का पर्यायवाची है, दुनिया का मालिक, जगन्नाथ का अर्थ। ठीक है, तो देखिए जगन्नाथ जो है वो कहाँ पर है, जगन्नाथ संप्रदाय उड़ीसा में है। आज तक जगन्नाथ की कांस्य प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। किन्होंने किया? अंतवर्मन ने। ठीक है, अनंतवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। देखिए जो राजा थे, कौन से राजा थे? अनंग भीम तृतीय ने क्या किया, जो अपना राज्य है वो किनको दे दिया, जो पुरुषोत्तम जगन्नाथ थे उनको अर्पित कर दिया और उनका प्रतिनियुक्त घोषित, जो स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। तो देखिए जगन्नाथ मंदिर की यहाँ पर बात हुई। जगन्नाथ मंदिर के बारे में देखिए यहाँ पर क्या क्या इसका शाब्दिक अर्थ दिया गया है। कहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर? पूरी उड़ीसा में है। ठीक है, जो जगन्नाथ थे उनको किसका रूप माना गया? विष्णु जी का रूप माना गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। क्या है? राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र का, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते हैं। देखिए राजपूत लोग सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेंगे? कहाँ पर हैं? राजस्थान में है। देखिए अब तो आपको हर इलाके में मिलेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन माना जाता था वो कौन सा इलाका था? तो वो था राजस्थान। अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। देखिए जो सबसे ज़्यादा राजपूत लोगों ने शासन किया वो कहाँ पर? तो वो किया राजस्थान में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रणक्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजपूतों की बात हुई। राजपूत कहाँ पर? देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, कथक नृत्य की कहानी। देखिए जो कथक नृत्य है, कथक नृत्य की कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? तो देखिए ये आपकी बुक में दिया गया था, एनसीईआरटी के नोट्स में जो भी की पॉइंट्स थे वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। कथक शब्द कथा शब्द से निकलता है, जिसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। कौन? कथक। ठीक है, 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। देखिए जब भक्ति आंदोलन में प्रसार हुआ, वैसे ही जो कथक नृत्य शैली है वो भी क्या हुई? बढ़ती गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, राधा कृष्ण के पौराणिक अध्याय कहानियाँ लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। अब देखिए जो रासलीला होती थी उसमें कथक नृत्य शैली का यूज़ किया जाता था। मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। आगे चलकर यह दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला। कौन कौन से? राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में और दूसरा लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब जो कौन थे? वजीद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला रूप में उभरा। कौन? कथक। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई। अब देखिए 6 शास्त्रीय नृत्य कौन से रहे हैं, तो वो मैं आपको देखिए आगे बताती हूँ। शास्त्रीय नृत्य 6 शास्त्रीय नृत्यों में किसको? कथक को। और देखिए जो कथक है वो भी आपको पता है, जो मेन डांस माना जाता है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा देखिए जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है, वे विशिष्टता पाई जाती हैं, जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है।
अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। देखिए कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, तो देखिए फर्स्ट जो है वो है भरतनाट्यम। कौन सा है? फर्स्ट है भरतनाट्यम, जो कहाँ पर है? तमिलनाडु का मेन डांस है। ठीक है, नृत्य शैली है कहाँ की? तमिलनाडु की। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको वन वर्ड में पूछे गए हैं, एक एक करके सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं। कथकली, जिसको हम कथकली भी बोल देते हैं, केरल का है। कहाँ पर है? केरल का, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? कथकली बोला जाता है। ठीक है, जो कहाँ का है? केरल का प्रसिद्ध नृत्य शैली है। उड़ीसा का है ओडिशा। ठीक है, ओडिशा कहाँ का है? उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी, देखिए कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके सीटेट के एग्जाम में। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ पर है? मणिपुर का है। अब देखिए जो ये नृत्य शैली हैं, जो मेन नृत्य शैली थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, जिनसे सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके अलावा देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करें लघु चित्रों की परंपरा, कौन सी? लघु चित्रों की परंपरा। अब देखिए जो कथक की बात यहाँ पर हुई है, कथक कहाँ का है? तो देखिए जो कथक है, जो कथक डांस है वो कहाँ का है? तो वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए लघु चित्रों की परंपरा, एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जो जल रंग होते हैं, जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। ठीक है, प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों तथा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। देखिए जो सबसे सुंदर चित्र हैं वो किन के लिए यूज़ किए गए थे? जैन ग्रंथों के लिए यूज़ किए गए थे। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्य की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। देखिए जो सबसे मेन यहाँ पर संरक्षण माने गए हैं वो कौन कौन हैं? तो अकबर, जहांगीर और शाहजहां, जिन्होंने कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका, देखिए जो हिमालय है, हिमालय में भी देखिए बहुत सारे लघु चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावपूर्ण शैली का विकास हो गया, जिसे बसोहली शैली कहा गया। देखिए कौन सी शैली कहा गया? बसोहली शैली, जिसको बोला गया कहाँ पर? जो हिमालयी क्षेत्रों में हुई। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वह थी भानुदन की रसमंजरी। कौन सी? भानुदन की रसमंजरी। ठीक है, तो देखिए कौन सी लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई, तो वो कौन सी थी? वो थी भानुदन की रासमंजरी। कौन सी शैली विकसित हुई? तो वो थी बसोहली की शैली। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए, जिसके फलस्वरूप जो चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। देखिए जो कांगड़ा शैली है वो कैसे विकसित हुई? तो जब आक्रमण हुए, तो जो नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप जो मुगल कलाकार थे वो कहाँ हुए? तो वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर क्या हुआ? उनका पलायन हुआ, जिससे कौन सी शैली का विकास हुआ? कांगड़ा शैली का विकास हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। ठीक है, कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली को विकास किया, जिसने लघु चित्रकारी जो है उसमें क्या करी? जान डाल दी। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी शैली का विकास हुआ? एक बसोहली शैली का विकास हुआ और एक पुस्तक का जो कौन सी थी? भानुदन की रसमंजरी थी। ठीक है, जो कांगड़ा शैली विकसित हुई वो किस वजह से हुई? जब जो मुगल थे उन्होंने क्या किया? जब पलायन किया पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ, तो कौन सी हुई? कांगड़ा शैली विकसित हुई। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट है बंगाल। अब देखिए यहाँ पर जो बात हुई है सब बंगाल के भोजन से रिलेटेड, जो बंगाल में पीर को माना जाता है उनसे रिलेटेड, जो भी आगे का नेक्स्ट पॉइंट है वो सब बंगाल से रिलेटेड आपको मिलेगा। अब देखिए बंगाल एक क्षेत्रीय भाषा का विकास, तो बंगाल में क्षेत्रीय भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ? तो देखिए विस्तार में देखते हैं यहाँ पर। देखिए बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे, किंतु यह एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। देखिए जो बंगाली है, बंगाल में लोग क्या बोलते हैं? बंगला ही बोलते हैं, लेकिन जो बंगाली भाषा है वो कौन सी भाषा से निकली हुई है? तो वो संस्कृत भाषा से निकली है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे।
तो फिर नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ। देखिए ये बोला गया है कि जब पहले एक चीज़ थी कि बंगाल के लोग जो है वो संस्कृत से उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का विकास जो है वो किस तरीके से हुआ। तो देखिए वो देखते हैं यहाँ पर हम। ईसा पूर्व 4वीं और 3वीं शताब्दी से बंगाल और मगध दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे। देखिए किसके बीच में, बंगाल और मगध, जो कहाँ पर था, दक्षिण बिहार में था। ठीक है, इनके बीच क्या हुआ, वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। मतलब ये बोला जा रहा है कि संस्कृत से जो बंगाली लैंग्वेज है वो किस तरीके से उपजी, तो इस तरीके से यहाँ पर संस्कृत से जो संस्कृत का प्रभाव है वो बढ़ा होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहाँ ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्यूंगसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। तो देखिए यहाँ पर किन्होंने पाया, तो जो चीनी यात्री थे ह्यूंगसांग, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है वो किसमें से, संस्कृत से संबंधित भाषाओं का यहाँ पर प्रयोग हो रहा था। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। ठीक है, जो दिल्ली में स्थित शासक थे उनसे क्या थे, स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। देखिए मैंने आपको लास्ट अध्याय में जो आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ है वहाँ पर बताया था कि जो अकबर ने अपना सूबा माना वो कहाँ पर था, तो वो जब इन्होंने पश्चिम बंगाल को जीता तो इन्होंने उसे क्या बनाया, सूबा इसको माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। देखिए जो प्रशासन की भाषा थी वो क्या थी, फारसी थी, लेकिन जो बंगाली थी वो एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। एक साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। ठीक है, जो देखिए जो बंगाली भाषा थी उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक श्रेणी तो ऐसी मानी गई जो संस्कृत की श्रेणी थी, लेकिन एक श्रेणी ऐसी मानी गई जो संस्कृत की भाषा से क्या थी, स्वतंत्र थी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हैं। मंगल काव्य शाब्दिक अर्थों में जिसको बोला जाता है शुभ यानी मांगलिक काव्य, जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियाँ अध्याय 8 आदि शामिल है। देखिए जो चैतन्य देव की जीवनी थी जो हमने लास्ट चैप्टर में की है, वो सब भी क्या थे, इसमें पहली श्रेणी में शामिल थे। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परी कथाएँ, लोक कथाएँ और गाथा गीत। ठीक है, तो दूसरी श्रेणी में क्या हो गया, आपका नाथ जो साहित्य है वो शामिल है, और पहली में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद शामिल हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है देखिए पीर। पीर क्या था, तो देखिए 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। ठीक है, इसके अलावा देखिए अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अफसर उस पर मस्जिद बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था या आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधा और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं द्वारा प्रदान किया जाता था। ये नेता शिक्षकों तथा निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियाँ होती थीं, इसीलिए स्नेह और आदर से लोग इन्हें क्या कहते थे, पीर कहते थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, विभिन्न हिंदू व बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी इसमें शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धतियाँ बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। देखिए जो पीर थे, पीर की पूजा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गई और इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी मज़ारें हैं जो बंगाल में हमेशा पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मंदिर। क्या है, मंदिर। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया।
बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू तेली, कंसारी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन में बने थे। तो देखिए ये जो मंदिर बने थे ये किनके समर्थनों से बने थे? कालू तेली, कंसारी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से ये बने। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रशस्ति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजे जाते थे, वो ब्राह्मणों द्वारा नाम मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं जो हैं वो मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए पीर और मंदिर का निर्माण किस तरीके से हुआ बंगाल में, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई थी। ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताई है, कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पर नहीं छोड़ा एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है मछली जो वो भोजन के रूप में खाते थे। कहाँ की बात हो रही है? बंगाल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए जो बंगाल है एक नदीय मैदान है जहाँ मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। मछली पकड़ना वहाँ का एक प्रमुख कारोबार रहा और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान पर उल्लेख मिलता है। ब्राह्मणों को समीक्ष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो बृहद धर्म पुराण है जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, कौन सा? बृहद धर्म पुराण, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण लोग थे उनको मछली खाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जो बृहद धर्म पुराण है जो कहाँ का? बंगाल का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें जो स्थानीय ब्राह्मण थे उनको कुछ खास किस्म की मछलियों को खाने की अनुमति दी गई। देखिए जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर से हो सकते थे वो सारे मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिए। कुछ चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं, क्योंकि देखिए उसमें से कुछ भी चीज़ मैं शॉर्ट नहीं कर सकती थी। अगर मैं शॉर्ट करती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लॉन्ग पैटर्न पे लेकर के आई। लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से डांस आपको मैंने यहाँ पर देखी, जो नृत्य शैली थी, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, एसएसटी पेपर के लिए, या चाहे आपका कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में नृत्य शैली से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो वो जो नृत्य शैली थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर करा दी है। कौन सी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, जिसमें यहाँ पर मेन जो बात हुई है वो बंगाल की हुई है, उड़ीसा तमिलनाडु की हुई है। इसीलिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर करा दी है, जितनी भी यहाँ पर कवर हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी पॉइंट आपको यहाँ से ऐसा नहीं है जो आपको एग्जाम में मिले और मैंने आपको ना कराया हो। ठीक है, तो देखिए अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।